पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनके लिए ये वीडियोस, उसकी सीरीज़। तो इससे होगा ये कि आप जो पहले के क्वेश्चन पेपर जो पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मेंस के तो हमने अपलोड कर दिए थे पिछले साल के, वो सब आप लोगों ने देखे होंगे। और प्रीलिम्स के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पिछले सालों के। कितने साल के पेपर देखने चाहिए, क्योंकि ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको बता दें। देखो, पिछले 5 साल के कम से कम क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देख लो। जैसे अगर 2020 वाला देख रहे हो तो 16, 17, 18, 19, 20 का देख लो, 19 तक का देख लो आप, मतलब पिछले 5 साल के देख लो, 15, 16, 17, 18, 19 के, ठीक है। तो अगर आप 2 साल बाद देना चाह रहे हैं या 3 साल बाद एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो भी ये पेपर जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहला तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। सिलेबस आपको ये बताता है कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सिलेबस तो हमने पहले ही दे दिया था आपको। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल। मतलब हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कहाँ से पढ़नी है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए जिसमें से आपको ये पता चलता है कि ये जो सिलेबस दिया गया है और उसको पढ़ना कहाँ से है, उसके लिए मटेरियल। तीसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही आपको बताते हैं कि इतने भारी भरकम सिलेबस में से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है आपको। और ये मटेरियल तैयार करते समय, ये सब पढ़ते समय आपको किस तरीके से पढ़ना है, कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उससे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये सब बताते हैं पुराने ईयर के जो पेपर हैं पुराने, वो प्रीवियस ईयर के। तो ये जो पेपर है 2019 का पेपर है प्रीलिम्स का, यूपीएससी का। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस का होता है, दूसरा सीसैट वाला होता है। तो हम लोग जीएस वाला पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, यानी 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है। 2 घंटे का समय इसमें होता है, दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक वीडियो में सारे क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और तो इसलिए हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि समझ सकें आप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज से। पहला क्वेश्चन है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर 2 दिए गए हैं और देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया है। पहला स्टेटमेंट है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी, ठीक है। कितना बढ़िया यूपीएससी ने घुमाया है इस स्टेटमेंट को। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, ये कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि गलत, मतलब कौन सही नहीं है, तो यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सही स्टेटमेंट है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे, इसके अलावा उनके पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने का भी अधिकार होता था, यानी, और यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्व अधिकार के अलावा दूसरे अधिकार नहीं होते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया जमींदारों के लिए, ठीक है। जमींदारों के पास कौन कौन से अधिकार थे? एक तो राजस्व का अधिकार था, दूसरा कानून और व्यवस्था बनाए रखने का भी उनका कार्य होता था, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला तो नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये उल्टा करके दे दिया गया है।
जमींदारों के जो राजस्व अधिकार होते थे वो वंशानुगत होते थे, और यहाँ पे लिखा है नहीं होते थे, तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी ये सब गलत है, यानी आंसर होगा इसका डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब ये ध्यान रखिए कि सही है पूछा गया है, भूमि सुधारों के संबंध में, विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये है क्वेश्चन। तो पहला है कि हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तीसरा है, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। और चौथा है, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। मेरे पास सामने आंसर रखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको सटीक सही आंसर बता रहा हूँ सब। तो जो भूमि सुधार हुए थे स्वतंत्र भारत में, वो इसलिए हुए थे क्योंकि जिनके पास भूमि नहीं थी, बहुत सारे, उससे पहले ये था कि जमींदारों के पास बहुत सारी भूमि थी, तो बाकी लोग खेती तो करते थे, जो किसान थे वो खेती तो करते थे, लेकिन दूसरों की ज़मीनों पर, किसी जमींदार की ज़मीन पर खेती करते थे। तो ये भूमि सुधार इसलिए किए गए ताकि दूसरे लोगों को भी भूमि प्राप्त हो सके, जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भी भूमि प्रदान की जा सके। ठीक है, इसलिए जो है ये भूमि सुधार किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तीसरा है, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बड़ी कठिन हिंदी लिखी है यहाँ पर, और रिपोर्ट की हिंदी नहीं लिखी है। पूछा होता रिपोर्ट की हिंदी होती है प्रतिवेदन, यह भी लिख देनी चाहिए थी। तो वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि जो प्रमुख रिपोर्ट्स हैं वो सब कौन पूछता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, तीसरा है विश्व आर्थिक मंच, चौथा है विश्व बैंक। तो जो रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान में रखिए कि उनको कौन प्रकाशित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी संस्थाएं हैं दुनिया भर में, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, वो सब आप तैयार कर लो। जब आप तैयार करोगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, तो गूगल करो आप इसको, एक कॉपी बनाओ जिस पर सारी शॉर्ट नोट्स बनाओ इन संगठनों का, जो संस्था है इनका, तो उसी में एक जगह लिखा होगा कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है वो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो कैसे यूपीएससी ने घुमाया है क्वेश्चन को। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि इस चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, अगर आप इसमें से एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूपीएससी में। तीसरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये स्टेटमेंट गलत है, और इन्होंने पूछा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये कहानी तो शुरू हुई थी 1857 क्रांति के बाद में, जब 1858 का अधिनियम लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम था वो? भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो है
सब जो जितने गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बना दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था वो। तो जब ये राजस्व का अधिकार तब गया था ब्रिटिश के नियंत्रण में, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर तीसरा गलत है तो ये सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आपका आंसर आ गया बस एकमात्र लाइन से, ठीक है। लेकिन दूसरे भी स्टेटमेंट आप देख लो। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिपत्य था, अब एकाधिपत्य का मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी जब सन 1600 में, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से लेकर अपने चार्टर जो अधिकारनामा अधिकार पत्र लेकर आई थी, तो उस पर लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में, मतलब पूरब के देशों में, उसके साथ कोई दूसरी कंपनी जो ब्रिटेन की है वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, यानी उसका एकाधिकार रहेगा, ठीक है। तो लेकिन 1813 का जब चार्टर पारित किया गया तो उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय का एकाधिकार बना रहा और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार इनका बना रहा था। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तो केवल तीसरा गलत है, यानी इसका आंसर होगा 1 और 2। पेपर इंग्लिश में भी छपा होता है, हम सिर्फ हिंदी वाला पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। किसने? स्वदेशी आंदोलन ने। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से सही नहीं है, तो सही है कौन से? पहला सही है स्टेटमेंट। क्यों? इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। देखिए, जब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? अगस्त 1905 में हुआ था, ये तो आपने पढ़ा होगा। उस समय कौन वायसराय था, ये सब याद रखिए, पूछ लेते हैं। उस लॉर्ड कर्जन। और हुआ क्यों था? लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी थी कि बंगाल विभाजन होगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। उसी के विरोध में ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन। पूरे देश भर में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, कपड़ों की होली जलाई गई थी, विदेशी सामान निकाल के बाहर फेंक दिया लोगों ने घरों में। तो ये सब हुआ था, और इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था इस आंदोलन में दादा भाई नौरोजी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका सबका बहुत बड़ा योगदान था। और इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता से, इस स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो जो भारतीय देसी शिल्पकार और जो उद्योग थे उनको उभरने का मौका मिला। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई थी इसके एक अवयव के रूप में। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आंदोलन और संगठन दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके नायक यानी लीडरों के नाम दिए गए हैं। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा और आत्मसम्मान आंदोलन, और इधर नाम दिए गए महात्मा गांधी, सहजानंद सरस्वती, ईवी रामास्वामी नायकर। देखो, जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग है, देखो हुआ ये था कि हरिजन सेवक संघ, आपने नाम सुना होगा, हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और ये एक अखिल भारतीय संगठन था। तो इसी का नाम जो था, पहले इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, बाद में इसका नाम रख दिया गया हरिजन सेवा संघ। तो ये महात्मा गांधी ने की थी, यानी पहला तो सही है, पहला तो सही है, यानी एक जो है आपका एलिमिनेट हो गया, यानी सी वाला तो नहीं होगा। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा। देखो, ये सब सॉल्व करते समय आप ये भी ध्यान रखो कि इन सब चीज़ों को आपको तैयार करना है। स्पेक्ट्रम से आप चाहे तैयार कर लो इसको, या विपिन चंद्रा की कोई भी एक बुक पढ़ लो एनसीईआरटी की, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लो। और स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ज़्यादा अच्छी है अगर नहीं कोई बुक ली है तो। अखिल भारतीय किसान सभा जो
इसकी स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। कब की थी? 1936 में। सन भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनको सही क्रम में लगाइए, ठीक है। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ये क्या था और इसे किसने शुरू किया था? 1920 में ईवी रामास्वामी नायक, जो नायकर हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से भी इनको जाना जाता है। पेरियार, केरल से हैं ये, और इन्होंने ही ये आंदोलन शुरू किया था, आत्मसम्मान आंदोलन। 1920 की बात है ये, ठीक है। तो तीनों ही ये जो है ये सही है, युग्म। तो इसका आंसर होगा डी, ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ठीक है, नहीं पे ध्यान रखिएगा, पूछा गया कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी 3 जो है वो हड़प्पा स्थल हैं और एक जो नहीं है वो आंसर बताना है आपको। चहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या देसलपुर। देखो भैया, चहुदड़ो तो हड़प्पा स्थल है, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान प्रांत, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले हिस्से में। कोटदीजी भी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर भी हड़प्पा स्थल है, और इसका आंसर होगा सोहगौरा, जो हड़प्पा स्थल नहीं है। ये सोहगौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर के पास स्थित है, ठीक है, ये आप याद रखना। और क्यों प्रसिद्ध है ये? ताम्र अभिलेख के कारण, ताम्र लेख के कारण ये प्रसिद्ध है सोहगौरा, जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी का लेख है यहाँ पर प्राप्त हुआ है ताम्रलेख का। और इस ताम्रलेख की भाषा जो है वो है प्राकृत भाषा, और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए बताना जरूरी है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो आर्ट एंड कल्चर से पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन, और एंशियंट हिस्ट्री के साथ मिलाकर। तो कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी या सोहगौरा? और इसका आंसर होगा ए, कंगनहल्ली का जो शिलालेख है उसमें ये बताया गया है राजा राण्यो अशोक लिखा हुआ है, राजा अशोक, और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बुद्ध में देवत्वारोपण, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है बुद्ध बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो आप जानते हैं कि एक संगीति हुई थी, कौन सी संगीत हुई आप बताना जरा हमें कमेंट में। उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, एक महायान और एक हीनयान। तो जो महायान शाखा को जो मानने वाले थे उनकी विशेषताएं क्या थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखो, महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग। और पहले आप ये बताइए, क्या मूर्ति उपासना को मानते थे? क्या मूर्ति की पूजा करते थे महायान शाखा वाले लोग? यस, यानी तीसरा स्टेटमेंट सही है। महायान शाखा के जो लोग थे, मानने वाले थे, वो बुद्ध को एक देवता मानते थे। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, यानी पहला सही है और तीसरा भी सही है। तो जो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी डी आंसर सही है। और दूसरा तो सही होगा ही, बुद्ध सत्य के पथ पर तो चलना ही है, ये तो सही होगा ही, ठीक है। ये सब चीज़ें तो थोड़ा कॉमन सेंस की हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो कर लोगे इसको। महायान जो शाखा के लोग हैं वो 4 तीर्थों को प्रायः मानते हैं। पहला लुम्बिनी, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा जो है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ यानी बोध गया। तीसरा जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया यानी सारनाथ। और चौथा कुशीनगर, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो पढ़ लेना आप और ज़्यादा महायान और हीनयान शाखा के बारे में भी पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, यानी टैक्स। दूसरा है, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। तीसरा है, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। चौथा है, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। जो बालात श्रम, जिसे विष्टि कहा जाता था, ये जो होता था, ये इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर यानी टैक्स माना जाता था। समझ गए भैया? यानी निशुल्क श्रम, ऐसा श्रम जिसके बदले कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो ये गुप्त काल की बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? तो किसके राज्य में ऐसा होता था कि कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, विजयनगर। विजयनगर के बारे में पढ़ लेना हर साल, मतलब क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नहीं पूछा जाता, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेडिवल हिस्ट्री का। ये जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, हम लोगों ने जो पढ़ी थी हिस्ट्री की। और 11th क्लास की जो सतीश चंद्रा की बुक है वो पढ़ोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। अगला स्टेटमेंट है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। अब इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट सही है। अगर आपने मुगल काल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? मीर बख्शी का पद जो था ये मुगल काल में शुरुआत, ना कि सल्तनत काल में। अकबर के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। एक अधिकारी होता था, उसको कहा जाता था मीर बख्शी, जिसके पास सैन्य विभाग होता था। तो जो प्रमुख अधिकारी होते थे, जिनके नाम होते थे, उनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूछ लिया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये मुगल काल से संबंधित है। तीसरा गलत है, तो ये आप हटा दो और सी और डी दोनों हटा दो, बचे 2 आंसर। अब देखना है कि पहला और दूसरा में कौन कौन सा सही है। तो आमिल किसे कहते थे? दरअसल ऐसा था कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो राजस्व वसूलने का अधिकारी होता था, का जो एजेंट होता था, उसी को आमिल कहते थे। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, इक्ता प्रणाली, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, दूसरा भी सही है। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने इसको चलाया भी था, तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। यानी इसका आंसर होगा, सॉरी, एक प्राचीन देसी संस्था। इसमें पूछा गया दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, तो प्राचीन देसी संस्था नहीं थी, इसको चलाया था इल्तुतमिश ने, तो दूसरा भी नहीं होगा, यानी केवल एक होगा। ठीक है, क्योंकि ये इल्तुतमिश ने चलाई थी इक्ता प्रणाली, प्राचीन देसी संस्था कैसे हो सकती है? सही पूछा गया, ये पहला सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे इनसे। तो कौन से कथन सही हैं? देखो, संत निम्बार्क, जब भी आप एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़ो तो ये देख लो कि उस समय और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन सा राजा था उस समय। अगर कोई राजा है तो उसके काल में कौन कौन से संत हुए हैं, अगर कोई संत है तो कौन कौन से राजा हुए हैं उस समय, कौन से शासक हुए हैं। तो संत जो निम्बार्क थे, इनका जन्म हुआ था 12वीं शताब्दी में, 1165 में इनका जन्म हुआ था। तो अकबर के समकालीन कैसे हो सकते हैं भैया? अकबर का जन्म तो 1542 में हुआ था। ठीक है, पता होगा आपको। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, यानी सी वाला हटा दो और ए वाला हटा दो, ये दो तो नहीं होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, संत कबीर
शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संत कबीर जो थे इनका जन्म हुआ था सन 1398 में। ओके। और जो शेख सरहिंदी थे इनका जन्म हुआ था 1565 में, यानी कबीर से बहुत बाद में। कबीर की मृत्यु हो गई थी 1518 में, तो कबीर की मृत्यु हो गई थी 1518 में, कबीरदास की मृत्यु हो गई थी। तो जो शेख अहमद सरहिंदी थे इनका जन्म हुआ था 1564 में, तो ये भी कबीर के समकालीन नहीं थे, तो उनसे प्रभावित कैसे होंगे भैया? तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, यानी ना तो एक और ना ही दो। इसका आंसर होगा डी। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा स्टेटमेंट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन से सही हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, तो ये कथन सत्य है। महात्मा गांधी का भी इसमें योगदान था। 1920 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, 1920 में। दूसरा स्टेटमेंट है, वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गांधी जी ने समर्थन किया था कि युद्ध के लिए भारतीयों का भी भर्ती किया जाए, मतलब समर्थन कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाद में देश को आज़ाद कर देंगे, मतलब भारत को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15th, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो व्यक्ति दिए गए हैं और उनके कौन कौन से पद थे। सर तेज बहादुर सप्रू, केसी नियोगी और पीसी जोशी। तो क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा ध्यान से और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जो सर तेज बहादुर सप्रू थे वो अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के, तो ये तो सही है, पहला तो सही है। दूसरा केसी नियोगी, ये सदस्य थे संविधान सभा के, तो ये भी सही है। तीसरा है पीसी जोशी, ये महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के, तो ये भी सही है, यानी तीनों सही हैं और डी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है, देखो जो लोग ये पेपर देखना चाहते हैं, ये पेपर हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जा पा रहे हैं इस लिंक से, तो आप इसको टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाएं और सर्च करेंगे सिविल सर्विसेज ड्रीम, ठीक है, हमारे चैनल का नाम, तो आपको दिखेगा इसी लोगों के साथ में। तो उसमें हमने सारे जो पुराने पेपर हैं उनको अपलोड किया था, जो भी हमने पढ़ाया है, जिसकी भी PDF ज़रूरत थी वो सब अपलोड कर देते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पुराने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए थे मैंने। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर बहुत सटीक, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक्चुअली में इनको यहाँ पर पूछना चाहिए था कि कौन सा कथन गलत है, तो थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब बात तो एक ही है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है मियाँ तानसेन के संदर्भ में। पहला है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। दूसरा, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तीसरा है, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और चौथा है, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। अब गलत कौन सा है इसमें, ये बताना है आपको। पहला ही स्टेटमेंट गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, यही सही नहीं है। क्योंकि तानसेन उपाधि नहीं दी थी अकबर ने ही इनको मियाँ की उपाधि दी थी, जो यहाँ लिखा हुआ है।
अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी तानसेन को? मियाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, बस यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? मुगल काल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आप क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं इससे। और जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा ध्यान से, मैंने एनसीईआरटी शुरू की थी तो आपने पढ़ी होगी 6, 7, 8 की जब पढ़ाई थी, 7th क्लास की जो मुगल काल पढ़ रहे थे, तो इसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा जहांगीर। चित्रकला के विषय में इन्होंने बहुत योगदान दिया था इनके समय में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो इसमें है मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से समझ लो आप इस क्वेश्चन को, भूगोल से भी समझ सकते हो, एक जैसा ही है सब। और इसका करेक्ट आंसर है डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं सब आप ध्यान से पढ़ लेना उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, 19th अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय? तो अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया है नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो जो भी योजनाएं, जो भी मिशन लॉन्च किए गए हैं उनको आप बहुत ध्यान से देख लेना कि किस मंत्रालय ने, किस विभाग ने उसको चलाया है। ठीक है, ये सब पूछ लिया जाता है। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक वीडियो में 20 क्वेश्चन ही रखेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और हम भी ना हो, और सटीक अच्छी तरीके से समझ भी सकें। 100 क्वेश्चन कराएंगे, भले ही आप वीडियो देखो लेकिन समझ में नहीं आएगा कुछ आगे, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये क्वेश्चन है, 20 जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। अगला है, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। सी है, मध्याह्न में यानी दोपहर में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्त चमकता है। और डी है, मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्त चमकता है। ये क्वेश्चन है 6 क्लास की एनसीईआरटी का। जिन लोगों को नहीं पता है उनको आश्चर्य होगा, 6 क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी है जो हमने पढ़ाई भी थी, जो हम लोगों ने पढ़ी भी थी। और 6 क्लास का जो 2nd चैप्टर होगा, मुझे अभी भी याद है, उसी का ये क्वेश्चन है, उसी से बना के हम लोग पूछा गया है। देखो ऐसे समझो आप इसको, चलो बता देते हैं एक्सप्लेन करके। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, इक्वेटर जिसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और तो इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है दक्षिणी गोलार्ध में उसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है ये कर्क रेखा है, ठीक है। और इसी के बीचों बीच, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 21 जून को सूर्य जो है, आप जानते हैं 21 जून को भारत में भीषण गर्मी पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे आसमान में सीधे चमकता है आकाश में, तो कर्क रेखा पर सीधे होता है। तो उसकी वजह से होता यह है कि जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक वृत्त है जो नॉर्थ पोल की तरफ, वहाँ पर क्षितिज के नीचे, वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, आपने पढ़ा ही होगा। तो जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है तो नॉर्थ पोल पर जो है दिन रहता है। तो आर्कटिक वृत्त के नीचे के क्षितिज के नीचे सूर्य डूबता नहीं है उस समय में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 21 जून को उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता सूर्य।
तो दोस्तों आज के लिए 20 क्वेश्चन रखे हैं, अगले वीडियो से फिर हम आगे की 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जल्दी 5 वीडियो में ये 2019 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये PDF हम अपलोड कर देंगे ताकि क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं इसको अपने खुद से। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप चाहेंगे तो ही हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।